माँ जी, अब आपको नहीं लगता कि देवर जी की अब हमें शादी करा देनी चाहिए? बहू, तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन तुम्हें तो पता ही है कि एक कमरे का घर है और हम एक और मेहमान इस घर में कैसे लेकर आए, तुम ही बताओ। माँ जी, अब हमें आज नहीं तो कल देवर जी की तो शादी करनी ही पड़ेगी ना। आखिर कब तक हम उन्हें ऐसे ही कुंवारा रखेंगे? अब उनकी शादी की उम्र हो चली है और एक उम्र में ही शादी हो जाए तो अच्छी लगती है। तेरा भी कहना ठीक है बहू, लेकिन अब तू ही बता कि हम इस हालत में शादी करें तो कैसे करें। चल ठीक है, तू भी ठीक कह रही है। मैं तेरे देवर की शादी का जिम्मा अब तेरे पर ही छोड़ रही हूँ। तुझे अपने लिए जैसी देवरानी लानी है तू वैसी ला। वैसे भी मेरे से ज्यादा तू अपने देवर को अच्छे से जानती है। अगर ऐसी बात है माँ जी, तो मैं बिल्कुल अपने देवर नकुल के लिए एक अच्छी सी लड़की देखूंगी। ठीक है बहू। दरअसल ये कहानी है हेमा की, जो एक कमरे में अपने पूरे परिवार के साथ रहा करती थी। हेमा के पति का निधन सालों पहले हो गया था। इसके बाद वो अपने दोनों बेटे नकुल और श्रवण को पाल पोस कर बड़ा करती है। श्रवण की पत्नी मीरा स्वभाव से बहुत ही अच्छी थी। उसने अपने ससुराल को बहुत ही अच्छे से मानो एक धागे में पिरो कर रखा था और वो एक सवेरे अपने देवर की शादी की बात करने के लिए पंडित जी के पास जाती है। राधे राधे पंडित जी। राधे राधे बिटिया, बोलो कैसी हो और कैसे आना हुआ? पंडित जी, बात कुछ ऐसी है कि मुझे अपने देवर की शादी करवानी है और मुझे उनके लिए एक सर्वगुण संपन्न लड़की की तलाश है। और अब आपसे बेहतर हमें भला कोई और रिश्ता बता सकता है क्या? हाँ बिल्कुल सही मेरी बिटिया, मेरे पास तुम्हारे नकुल देवर के लिए एक बहुत ही अच्छा योग्य लड़का है मेरी नजरों में। ये देखो, ये रही उसकी फोटो। उसका नाम राधा है। उसका स्वभाव बहुत ही शांत है और वो काफी संस्कारी भी है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। अगर पंडित जी आप ऐसा कह रहे हैं तो बिल्कुल सही कह रहे होंगे। और वैसे भी आपने बिल्कुल मैचिंग नाम बताया है, राधा। मैं मीरा और वो राधा। अब दोनों देवरानी जेठानी की जोड़ी काफी अच्छी जमेगी, बिल्कुल दो बहनों की तरह। ठीक है पंडित जी, आप रिश्ते की बात आगे बढ़ाइए। ठीक है बिटिया। ऐसा कहने के बाद मीरा वहां से अपने ससुराल आ जाती है और राधा के बारे में अपने ससुराल वालों को बताती है। माँ जी, देवर जी के लिए पंडित जी ने एक बहुत ही योग्य रिश्ता बताया है। लड़की का नाम राधा है। पंडित जी ने बताया कि वो काफी संस्कारी और शांत स्वभाव की है। अगर ऐसी बात है बहू, तो फिर शादी की बात आगे बढ़ाओ। बाकी एक बार फिर भी तुम अपने देवर से इस रिश्ते के बारे में बातचीत कर लेना। ठीक है माँ जी। ऐसे ही शाम को श्रवण और नकुल खेती करके अब अपने घर वापस आते हैं और सभी के खाने के बाद मीरा राधा के बारे में बात करती है। देवर जी, मैंने आपके लिए एक देवरानी देखी है। ये देखिए फोटो, इसका नाम राधा है। आप खुद ही बताइए, क्या आपको ये पसंद है? क्या भाभी, आप भी ये क्या मुझसे पूछ रही हो? अगर आपको और माँ को लड़की पसंद है तो भला मुझसे पूछने की क्या जरूरत है? अच्छा देवर जी, ऐसी बात है, यानी कि शादी के लड्डू तो आपके भी मन में फूट रहे हैं। अरे बस भी करो मीरा, क्यों अब तुम नकुल की टांग खींचने में लगी हो? हैं? तुम्हें तो पता ही है कि तुम्हारा देवर कितना शर्मीला है। अजी वो तो मैं जानती हूँ, लेकिन अब मुझे ये पता चल गया कि देवर जी को भी लड़की पसंद है। यानी अब मैं ये तो गाना गा ही सकती हूँ। लो चली मैं अपने देवर की बारात लेके, लो चली मैं, लो चली मैं अपने देवर की बारात लेके, लो चली मैं। ना बैंड होगा ना ही बाराती, खुशियों की सौगात लेके, लो चली मैं अपने देवर की बारात लेके, लो चली मैं। अब बस बेकर मीरा बहू, चल अब आकर सो जा, कल सुबह इन्हें खेत पर भी जाना है। जी माँ जी। ऐसे ही सभी सो जाते हैं और अगली सुबह सभी अपने अपने काम पर चले जाते हैं। इसके बाद पंडित मीरा के घर आते हैं और कहते हैं, मीरा बिटिया, मैंने शादी की बात आगे बढ़ाई। लड़की वालों को भी नकुल बहुत पसंद आया, लेकिन वो दान दहेज में कुछ भी ज्यादा नहीं दे पाएंगे क्योंकि वो बहुत ही गरीब हैं। साथ ही मैं तुम्हारे घर की भी स्थिति के बारे में उन्हें पहले से बता चुका हूँ। अरे पंडित जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? हमें कोई भी दान दहेज नहीं चाहिए, बस लड़की अच्छी होनी चाहिए। वो अपनी लड़की हमें दे रहे हैं, वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। बाकी उन्होंने भी हमारी स्थिति को समझा,
इसके लिए तो हमें ही उनका आभार प्रकट करना चाहिए। क्या छोड़िए इन बातों को और शादी की तारीख निकलवाइए। हाँ पंडित जी, मेरी बड़ी बहू ने वाकई में बहुत पते की बात बोली है। बस ऐसे ही सर्वगुण संपन्न वाली मेरी छोटी बहू भी हो, बाकी मुझे ऊपर वाले से और कुछ नहीं चाहिए। हाँ जी जजमान, वैसे मैंने शादी की तारीख निकाल दी है। अगले महीने का 15 तारीख सबसे उत्तम है शादी के लिए। मेरा तो ये कहना है कि उसी दिन शादी हो जाए तो सब मंगलमय ही होगा। ठीक है पंडित जी, बस थोड़ा कम समय है, लेकिन फिर भी सब हो जाएगा समय पर। ठीक है, फिर मुझे अब आज्ञा दीजिए, मैं चलता हूँ। नमस्कार, राधे राधे। ऐसा कहकर पंडित जी वहां से चले जाते हैं। ऐसे ही समय बीतता है और अब शादी का दिन भी पास आ जाता है। कुछ समय में नकुल और राधा की शादी हो जाती है और राधा शादी करके अपने ससुराल आ जाती है, जहां उसकी जेठानी मीरा अपनी देवरानी का गृह प्रवेश कराती है। आइए देवरानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस एक कमरे के ससुराल में। हाँ बहू, ये एक कमरे का घर ही अब तेरा ससुराल है, यानी हम गरीबों का रहन बसेरा है। माँ जी, ये घर ही हमारे लिए बहुत है। किसी किसी को तो छत भी नसीब नहीं होता, और हमारे पास तो एक कमरे का ससुराल है, और ये ससुराल मैं अपने लिए किसी सौभाग्य से कम नहीं समझती। वाह बहू, मान गई कि मेरी बड़ी बहू ने वाकई में इस घर में हीरा चुना है, हीरा। जैसे मैंने कहा था, सर्वगुण संपन्न, ठीक तो वैसी ही है, विवेकपूर्ण, धैर्य पूर्वक स्थिति को संभालने वाली। माँ जी, अब अगर हमारी बातें खत्म हो गई हो तो अब राधा को अंदर भी आने दीजिए। वो बेचारी कब से ऐसे ही खड़ी है। हाँ हाँ बहू, तुम अपना बाया पैर से कलश गिराकर घर के अंदर आ जाओ। जी माँ जी। इसके बाद राधा कलश को गिराकर घर के अंदर आ जाती है। देखिए देवरानी जी, अब आपको तो हमारी स्थिति के बारे में तो पता ही है। अब आज की रात हमें ऐसे ही गुजारना होगा। मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पर बीच में एक पर्दा कर देती हूँ। इस पर्दे के इस साइड आप सो जाइए और दूसरे साइड माँ जी और श्रवण जी और मैं सो जाऊंगी। ठीक है भाभी, जैसा आप कहें। ऐसा कहकर मीरा बीच में एक पर्दा कर देती है, जिसके बाद सभी अपने अपने स्थान पर चले जाते हैं। लेकिन इस एक कमरे के ससुराल में कोई भी ठीक प्रकार से सो नहीं पाता। सभी जैसे तैसे करके रात गुजारते हैं और ऐसे ही अगली सुबह हो जाती है, जहाँ आज राधा की पहली रसोई थी। राधा, आज तुम अपनी पहली रसोई में क्या बना रही हो? जेठानी जी, मैं गाजर का हलवा बना रही हूँ। देखो राधा, मैं बेशक रिश्ते में तुम्हारी जेठानी हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें अपनी छोटी बहन माना है, इसलिए तुम मुझे जेठानी जी नहीं बल्कि दीदी कहोगी। ठीक है दीदी, मैं आप सभी के लिए गाजर का हलवा बना रही हूँ। अरे वाह, गाजर का हलवा, ये तो देवर जी को बहुत ही ज्यादा पसंद है। अगर मेरी कोई मदद चाहिए हो तो बताना तुम। ठीक है दीदी। इसके बाद राधा अपने ससुराल वालों के लिए गाजर का हलवा बनाती है और कुछ देर में गाजर का हलवा बनकर तैयार हो जाता है और वो अपने ससुराल वालों को खिलाती है। उसके ससुराल वालों को उसका बनाया हुआ गाजर का हलवा बहुत ही पसंद आता है। ऐसे ही वक्त बीतता है और दोनों देवरानी जेठानी एक दूसरे से काफी ज्यादा घुल मिल जाती हैं। और एक दिन की बात है। राधा, क्या सोच रही हो तुम इतनी देर से? कुछ नहीं दीदी, बस ऐसे ही। अरे राधा, मैं तुम्हारी जेठानी नहीं बल्कि तुम्हारी दीदी हूँ, तुम्हारी सखी सहेली हूँ। तुम मुझसे नहीं बताओगी तो भला और किससे बताओगी? वो दीदी, बात कुछ ऐसी है कि मेरा एक सपना था कि मैं अपना हनीमून पहाड़ों में मनाऊं, लेकिन आपको तो पता ही है कि इस एक कमरे में अभी तक हमने अपनी सुहागरात तक नहीं मनाई। हाँ, वो तो तुम सही कह रही हो, लेकिन फिक्र मत करो तुम, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जी दीदी। ऐसे ही समय बीतता है और सभी अपने अपने कामों में लग जाते हैं। एक दिन श्रवण मीरा को एक टिकट लाकर देता है और वो टिकट मीरा राधा को दे देती है। राधा, ये लो मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट। ये क्या है दीदी? ये तुम्हारा और देवर जी का पहाड़ों पर हनीमून पैकेज है। क्या दीदी, इसकी क्या जरूरत थी? दीदी, इसमें तो बहुत सारे पैसे खर्च हो गए होंगे ना? अरे पागल, पैसों की चिंता तू मत कर, मेरे पास कुछ सेविंग थी, बस वही तो लगाया है और ज्यादा कुछ नहीं। दीदी, आप सच में मेरी बहन हो। आपने मेरा सपना पूरा कर दिया, पहाड़ों पर जाने का। आप बेशक इस एक कमरे में रही, अपने सपनों को दबा कर रखा, लेकिन आपने मेरे सपने को दबाने नहीं दिया। थैंक यू दीदी। थैंक यू सो मच भैया भाभी, सच में आप दोनों बहुत ही अच्छे हैं।
भगवान जी ऐसे ही कृपा बने रहे मेरे बहू बेटों पर, सब हंसते खेलते रहें। ठीक है, अब तुम जाओ कल। इस तरह से राधा नकुल एक साथ पहाड़ों पर हनीमून मनाने के लिए चले जाते हैं और वहां जाकर वो दोनों खूब एंजॉय करते हैं और अपना हनीमून मनाते हैं।